बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लीडिंग टाइम के हवाले से। इसके पिछले यानी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था ब्लड कोआगुलेशन प्रोफाइल के हवाले से, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा था। ब्लड कोआगुलेशन है क्या चीज़, ब्लड कोआगुलेशन में कितने टेस्ट आते हैं, उनका मकसद क्या होता है, ठीक है, छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेस्ट ब्लड कोआगुलेशन प्रोफाइल में आते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। अब ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, तो ब्लीडिंग टाइम आपके पास एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम स्किन यानी स्किन में जो वेसल्स होते हैं उसकी एबिलिटी को देखते हैं कि जब उससे ब्लीडिंग होती है, मतलब खून बहता है, तो कितना टाइम बाद वो खून रुक जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। अच्छा जी, ये फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम इज़ अ मेडिकल टेस्ट दैट मेजर्स हाउ फास्ट स्मॉल ब्लड वेसल इन द स्किन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इस टेस्ट का मकसद ये होता है, मतलब इस टेस्ट को हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी शख्स में क्लॉटिंग एबिलिटी देख लें, यानी ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी चेक कर ले कि कितने टाइम बाद ब्लड यानी जो ब्लीडिंग होते हैं वो कितने टाइम बाद क्लॉट हो जाते हैं। मोस्टली हम इसमें ये भी देखते हैं, ठीक है। इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये हुआ। थर्ड पॉइंट हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हम इस ब्लीडिंग टाइम इसलिए करते हैं ताकि हम चेक करें, यानी इस ब्लीडिंग टाइम का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम देख ले कि जो वेसल जिस पर हमने कट लगाया है, वेसल या लेट सपोज वो एरिया जहाँ पर रिच कैपिलरीज होते हैं, फिंगर लूप, एयर लूप या हील ऑफ द फुट, वहाँ पर अगर हम लेट सपोज छोटा सा कट लगा दे तो वहाँ से जब खून बहता है तो कितने टाइम बाद प्लेटलेट एक्टिवेट होता है और उस होल को सील अप करता है, यानी जो होल क्रिएट होता है। जाहिर बात है, जब कोई कट लगता है तो वहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, मतलब एक सुराख सा हो जाए जहाँ से खून निकलता है, बहुत छोटा सा होता है। तो कितने टाइम बाद प्लेटलेट की मौजूदगी में वो खुराक यानी वो जो सुराख होता है वो फिल अप हो जाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इस टेस्ट में हम मोस्टली ये चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टेस्ट के कितने मेथड से, मतलब कितने मेथड से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ड्यूक्स मेथड, दूसरों को हम कहते हैं आईवीज मेथड। ड्यूक्स मेथड हम मोस्टली इन्फेंट और चिल्ड्रन में करते हैं। इन्फेंट मतलब जो दूध में नहीं, मोस्टली जो 1 ईयर या 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं ना, या मोस्टली मतलब जो मिल्क फीडिंग जो बच्चे होते हैं ना, तो हम मोस्टली उनको इन्फेंट कहा जाता है। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो मोस्टली 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, इस रेंज में जो आते हैं, तो उसमें हम ड्यूक्स मेथड मोस्टली करते हैं। आईवीज मेथड जोड़ते हैं ना, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड और करेक्टिव मेथड और बेस्ट मेथड होता है ब्लीडिंग टाइम को मालूम करने के लिए। तो ये दो मेथड्स हम ब्लीडिंग टाइम को मालूम करने के लिए करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन सबसे बेस्ट आईवीज मेथड है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लोग ड्यूक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि ड्यूक्स मेथड गलत है, ड्यूक्स मेथड अच्छा है, लेकिन इससे भी बेस्ट मेरा आपके पास आईवीज मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब जब ये टेस्ट हम करेंगे ना, ये दोनों मेथड, तो उन दोनों मेथड्स में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें स्फिग्मोमैनोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपके पास स्फिग्मोमैनोमीटर है जो कि हम मोस्टली आईवीज मेथड में इस्तेमाल करेंगे। लेंसेट टेम्पलेट हमें चाहिए, एनी वन, या तो लेंसेट आप इस्तेमाल करें या टेम्पलेट। तो लेंसेट इस तरीके से होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और टेम्पलेट इस तरीके से होते हैं, ठीक है। एनी वन यू कैन यूज़। हमें सर्कुलर फिल्टर पेपर चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। ग्लव्स चाहिए और अल्कोहल स्वेप चाहिए। तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है जब कभी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम आगे इस टेस्ट के बारे में तफसील से पढ़ेंगे ना, तो जाहिर बात है इसका नॉर्मल रेंज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेंज इसका जो है ब्लीडिंग टाइम का, मतलब जब ये खून मतलब जब खून बहता है ना, तो कितने टाइम बाद इसको रोकना चाहिए। याद रखिए कि 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इस खून को, मतलब बहने में, और 2 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यानी 2 मिनट और 7 मिनट के दरमियानी खून का जम जाना या खून का रुकना
ये आपके पास एक नॉर्मल रेंज है। अगर 7 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग टाइम हो गया तो इट मीन्स कोई डिफेक्ट, या 2 मिनट से पहले तो इट मीन्स कोई डिफेक्टिव प्रॉब्लम से इनसाइड द बॉडी, या कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग है इस वजह से। ठीक है, आईवीज मेथड्स का जो नॉर्मल रेंज जब हम आईवीज मेथड से करेंगे तो वो भी एक ही होता है, लेकिन आईवीज मेथड में जब हम लेंसेट का इस्तेमाल करते हैं जो जिसका नीडल थोड़ा सा क्योंकि जैसे आप इसका दोबारा डायग्राम आप देख सकते हैं, इसका जो आपके पास आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर जूम कर ले तो आप देख सकते हैं, इसका ये जो नीडल पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। और अगर टेम्पलेट आप देख ले, आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट, इसका जो नीडल पोर्शन है ये थोड़ा सा मतलब थिक होता है, वो थिन होता है, ये थिक होता है। इस वजह से इसका जो नॉर्मल रेंज है अगर आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करें तो 3 से 10 मिनट तक होगा। ठीक है, विच इज़ द नॉर्मल रेंज, और ये 207 मिनट तक होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास नॉर्मल रेंज। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अब जब लेट सपोज हम ड्यूक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये किस तरीके से हम ब्लीडिंग टाइम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने एक साइट सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर आप पंक्चर करते हैं ना तो वो साइट आपने सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सपोज आप एयर लूप का सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर लूप ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अगर आप पल्प ऑफ द फिंगर का इस्तेमाल करते हो, ये पल्प ऑफ द फिंगर ये वाला पोर्शन होता है, या हील ये वाला पोर्शन। ठीक है, एनी वन ऑफ द साइड, इसमें से कोई साइड भी आप सिलेक्ट कर लो, एनी वन ऑफ द प्लेस, बॉडी का इसमें से कोई प्लेस भी आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपने क्या करना होगा, उस एरिया को अल्कोहल स्वाब, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्कोहल स्वाब से आपने उस एरिया को सही तरीके से क्लीन कर देना है। जैसे ये क्लीन हो गया फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो एरियाज होते हैं ना, जो एरिया मैंने अभी आप लोगों को बताया ये रिच कैपिलरी, मतलब इस यहाँ पर कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इस एरिया को प्रेक करना ज़रूरी होता है, मतलब इस एरिया पर कट लगाना या इस एरिया को पंक्चर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम 1 mm डीपली हमने लेंसेट को घुसाना है। ठीक है, फिर हमने लेंसेट को हटा देना है या टेम्पलेट को हटा देना है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो खून का बहना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसी टाइम पर आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया तो फिर आपने क्या करना है, हर 20 या 30 सेकेंड बाद आपने फ़िल्टर पेपर उसके ऊपर लगाना है और खून को रोक देना है। फिर दोबारा 20 से 30 सेकेंड बाद आपने फ़िल्टर पेपर लगाना है, और मतलब उस खून को साफ करने के उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर लगाना है। तो फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, उस खून को मतलब सोक कर लेगा, उस खून को जज़ब कर लेगा। ठीक है, उस स्पेसिफिक एरिया पर जहाँ से ब्लीडिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपने तब तक करना है जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता। लेट सपोज जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, जैसे कि अब आप देख सकते हैं ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, तो एंड उसी वक्त आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और आपने टाइम देख लेना है कि ये ब्लीडिंग कितने टाइम, मतलब खून का बहना कितना टाइम बाद स्टॉप हुआ है। जितने टाइम में खून का बहना स्टॉप हो गया उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपके पास ये ड्यूक्स मेथड का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आईवीज मेथड। अब आईवीज मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम ब्लीडिंग टाइम किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपने ऐसा काम करना है कि अपने जो बाइसेप और ट्राइसेप जो आपको होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर आपने लगाना होगा। ठीक है, टाइटली उसको बांधना होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये आप लोगों को पता है कि जो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये हम मोस्टली बीपी को मालूम करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने अब लगा दिया, फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने ऐसा काम करना होगा कि वहाँ पर आपने प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, जब हम पंपिंग करते हैं ना तो ज़ाहिर बात है प्रेशर बढ़ता है, तो आपने 40 mmHg पर प्रेशर ले आना है और फिर आपने यही प्रेशर मेंटेन करना है थ्रू आउट, मतलब टेस्ट के दौरान इतना प्रेशर आपने क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। अब ये प्रेशर मेंटेन हो गया, नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, अब आपने एक ऐसा एरिया देखना होगा उस स्पेसिफिक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने उस एरिया को देखना होगा जहाँ पर आप प्रेक लगाएंगे ना, तो कोशिश करें कि उस एरिया में कोई भी वेन ना हो। ठीक है, अगर तो वेन दिखाई देगा और आपने प्रेक लगा दिया तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वेसल जो वेसल होते हैं ना वहाँ पर फिर खून बहुत
ज़्यादा फिर बहता है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि उसी में खून होता है ना, तो फिर मसला होता है। तो आपने क्या करना होगा, आपने उस स्पेसिफिक एरिया को देखना हो जहाँ पे वेसल ना हो या वेन ना हो, तो उस एरिया पर आपने प्रेक लगाना होगा। बिफोर द प्रेक या पंक्चर आपने क्या करना होगा, उस एरिया को अल्कोहल स्वैब, जैसे कि आप देख सकते हैं, अल्कोहल स्वैब से साफ़ कर देना है। और फिर आपने 2 इंसेशन, मतलब 2 आपने क्या करना होगा, पंक्चर यानी प्रेक लगाना होगा उस एरिया में। 4 से 8 mm दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे, ठीक है। दोनों के दरमियान तकरीबन 4 mm का फासला होना चाहिए। और 1 mm डीप आपने क्या करना होगा, प्रेक लगाना होगा, ठीक है। प्रेक लग गया। अब जैसे ही प्रेक लग गया तो आपका वहाँ से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे खून बहना स्टार्ट हो गया, आपने क्या करना है, तुरंत उसी वक्त आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। अब स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया तो हर 20 या 30 सेकंड बाद आपने क्या करना होगा, खून बहेगा ना, तो जाहिर बात है उस खून को आपने मतलब साफ़ करना है यूजिंग फिल्टर पेपर, इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ उसको टच करना होगा, तो टच करने से क्या हो जाएगा, खून जो है वो फिल्टर पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये फिल्टर पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपने दोबारा उसको हटा देना है। तो फिर ये प्रोसेस आपने हर 20-30 मिनट यानी सेकंड बाद आपने क्या करना, फिल्टर पेपर को इसके साथ टच करना है, तो वो खून को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तब तक करना है जब तक ब्लीडिंग यानी खून का बहना रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे ही खून का बहना रुक गया, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, तो फिर आपने क्या करना होगा, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और टाइम को नोट कर देना है। तो वो जो टाइम आपके पास आएगा ना, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। तो ये आईवीएस मेथड जो कि एक्सटेंडेड मेथड होता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जाता, ड्यूक्स मेथड ही किया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन इसका ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है अगर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आईवीएस मेथड हुआ। अब जब कभी भी अब ये टेस्ट जब हम करेंगे ना, तो कुछ एहतियाती तदाबीर का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी ये टेस्ट आप करेंगे ना, तो इससे पहले आपने प्लेटलेट काउंट मस्ट करना है, इससे पहले, क्योंकि अगर आपने प्लेटलेट काउंट कर लिया तो बेहतर होगा। लेट सपोज प्लेटलेट काउंट आपने कर लिया और आपके पास रिजल्ट 5×10⁻⁴ प्लेटलेट जो है उसका काउंट, मतलब 5×10⁻⁹ वो कम आ गया, तो इट मीन्स फिर इस टेस्ट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लेटलेट काउंट क्या है, ये हम किस तरीके से करते हैं, इसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेमाटोलॉजी लेक्चर्स होगा, हेमाटोलॉजी टेस्ट, उसको क्लिक कर ले तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो प्लेटलेट काउंट हम किस तरीके से करते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस प्लेटलेट काउंट आपने देख लिया कि वो 5×10⁻⁹ कम है, तो फिर इस टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप फिर ये टेस्ट कर सकते हो। खुदा ना करे आपने ये टेस्ट कर लिया, आपने प्लेटलेट काउंट नहीं देखा, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, ठीक है। अब जहन में एक सवाल पैदा होते हैं, लेट सपोज हमने ऐसा कर लिया, ज़ाहिरी बात है मोस्टली लेबॉर्ट्री में अब लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो ज़ाहिरी बात है लोग क्या करते, बीटी बस लगा देते हैं। ये तरीका भी ठीक नहीं है, प्लेटलेट काउंट करना नहायत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। अब अगर लेट सपोज आप भी इस तरीके से कर ले, इंसान है हो जाता है इस तरीके से। लेट सपोज अगर आपके साथ भी ये प्रोसेस हो गया और ब्लीडिंग जो है, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया, उसका नॉर्मल रेंज 2 से 7 मिनट तक होते हैं। अगर आपने देख लिया कि 7 मिनट से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया, या उस दौरान क्या होगा, जो कि हेमोफीलिया पेशेंट्स होता है ना, तो ज़ाहिरी बात है उसमें बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरते हैं, बड़े बड़े ड्रॉप्स, आपके पास खून का बहना बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ज़ाहिरी बात है फिर आपने क्या होगा, उस स्पेसिफिक एरिया को अपने हाथों से ज़ोर से दबा देना है और कुछ मिनट के लिए उसको इसी तरह प्रेस करके आपने रखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरह प्रेस करके आपने रखना है, ठीक है ना। तकरीबन काफ़ी आधे मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सॉरी, आपने इसको इस तरह दबा देना है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर सेल्स आ जाएंगे, प्लेटलेट की मैं बात नहीं कर, दूसरे सेल्स आ जाएंगे, उस एरिया को फिलअप कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आपने इस तरीके से करना होगा, ये तरीका है, ठीक है, इसको रोकने का। अच्छा जी, दूसरा जो एहतियात आपने करना है ना, वो ये है कि जब कभी आप इंसेशन यानी कट यानी प्रेक जब आप लगाते हैं, यानी पंक्चर जब आप करते हो उस स्पेसिफिक एरिया को, तो कोशिश करें कि 1 mm डीप आपने नहीं जाना। अगर ज़ाहिरी बात है आपको तो पता नहीं होता कि नॉर्मल कौन सा केस है, एबनॉर्मल कौन सा केस है, ठीक है ना। तो अगर लेट सपोज एबनॉर्मल केस है, आपने 1 mm डीप कर लिया, तो फिर भी मसला हो सकता है। तो 1 mm डीप आपने नहीं जाना होगा, छोटा सा आपने 1 mm, आप हमें तो पता नहीं होता, तो ज़ाहिरी बात है आपने सिर्फ टच करने हैं ना,
इस तरीके से ताकि खून थोड़ा सा बह जाए, ठीक है ना। उसको वो जो नीडल होता है ना वो ऑलरेडी 1 mm निकला होता है, ठीक है ना। उस मैं लेंसेट की बात करूँ, वो ऑलरेडी निकला होता है, तो ज़ाहिर बात है वो 1 mm ही निकला होता है, मतलब उस प्लास्टिक से। तो ज़ाहिर बात है 1 mm आपने उतने ही फिंगर के अंदर उसको इंजेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या एहतियात करना होगा? नेक्स्ट आपने ये एहतियात करना होगा कि जब कभी भी आप किसी एरिया पर पंक्चर करेंगे ना, जिसके मैंने आपको बताया एयर लो या फिंगर लूप या हील, इन एरिया पर जब आप कभी प्रेक लगाएंगे ना, तो कोशिश करें कि ज़ाहिर बात है एयर लूप या फिंगर लूप में तो वेसल होते नहीं है, लेकिन जब आप स्पिंगनोफोटोमीटर करेंगे ना, वो आईवीज मेथड, सॉरी ये मैं आईवीज मेथड का बात कर रहा हूँ, जब कभी आप आईवीज मेथड करेंगे ना, तो ज़ाहिर बात है उस दौरान वेसल्स थोड़े से विजिबल हो जाएंगे। तो जहाँ पर वेसल विजिबल हो गए, वेन्स वगैरह विजिबल हो गए, तो उस एरिया पर आपने प्रेक नहीं लगाना, ये ज़रूरी बात है, ठीक है। अब हम उन कंडीशन के हवाले से अब हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से बीटी जो है वो ज़्यादा होता है और कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन जो है वो है ए फाइब्रिनोजेनीमिया, ठीक है। ए फाइब्रिनोजेनीमिया, फाइब्रिनोजिन ख़ास किस्म का आपके पास प्रोटीन होता है जो कि क्लॉटिंग में एक मेन रोल अदा करता है। अगर ये कम हो जाए तो ज़ाहिर बात है ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम लेता है। स्पायरिन इंजेक्शन, ज़ाहिर बात है स्पायरिन जो है वो भी ब्लीडिंग को मतलब खून को थिन करने में एक मेन रोल अदा करता है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया, जब थ्रम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं यानी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो उसकी कमी होने से भी ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा लेता है। वॉन वेल्ड ब्रेन डिजीज़, ख़ास किस्म का डिजीज़ होता है, हेमोफीलिया लाइक डिजीज़ होता है, मतलब जिसमें फैक्टर्स जो है डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास इन वजूहात की वजह से आपके पास क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा देर के लिए ब्लीडिंग होता है। अब ब्लीडिंग टाइम कब किन वजूहात से होता है? तो ब्लीडिंग टाइम तो एक तो इसका जो सबसे मतलब जब ब्लीडिंग टाइम कम होता है ना, तो इसका सबसे बड़ा वजह मतलब मैंने जैसे ही आपको बताया कि 2 या 3 मिनट से ब्लीडिंग टाइम कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले ये रुक गया तो ज़ाहिर बात है आपने तरीका ठीक तरीके से आपने लेंसेट का या टेम्पलेट का सही तरीके से आपने यूज़ नहीं किया होगा, या डरने की वजह खौफ की वजह से आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा टच किया होगा, या 1 mm आपने डीप नहीं गए होंगे, तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप हुआ होगा, यानी मिस्टेक आपने कुछ किया होगा इस वजह से, ठीक है। तो ये था आपके पास ब्लीडिंग टाइम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉटिंग टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।